हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेरिंग्स के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेरिंग्स के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ बेरिंग्स हैं, बेरिंग्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, बेरिंग्स किस तरह के लोड लेती हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करते हैं बेरिंग्स को लेकर। बेरिंग एक्चुअली अगर डिस्क्राइब करें बेरिंग है क्या, तो बेरिंग एक ऐसा सरफेस है जो कि किसी अनदर ऑब्जेक्ट को और शाफ्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब शाफ्ट या कोई असेंबली जिसको वो सपोर्ट कर रही हो, और खुद भी बेरिंग को कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। कहने का ये मतलब है कि बेरिंग इज़ एनी सरफेस विच सपोर्ट। बेरिंग यहाँ पर बेरिंग आपने लगाई तो बेरिंग क्या कर रही होती है, जो आपकी रोटेटिंग असेंबली है उसको सपोर्ट करती है और इज सपोर्टेड बाय अनदर सरफेस। और बेरिंग जब लग रही है तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लग रही होगी। बेरिंग को लगाने के लिए कोई माउंटिंग होगा, फ्लेंज टाइप माउंटिंग होगी या सम अदर टाइप ऑफ माउंटिंग होगी, तो बेरिंग को भी वो सपोर्ट कर रहा है। तो बेरिंग को जो सरफेस सपोर्ट कर रही है और बेरिंग खुद भी किसी रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो बेरिंग एक ऐसी सरफेस हुई जो कि सपोर्ट करती है और इज सपोर्टेड बाय अनदर सरफेस। इस लाइन का यही मतलब हुआ कि बेरिंग ने रोटेटिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हमारे शाफ्ट से है उसको सपोर्ट किया, और बेरिंग को खुद सपोर्ट कोई अनदर सरफेस, मतलब जिस पे वो माउंट हो रही है, जिस पे वो बेरिंग फिट हो रही है, तो वो सरफेस बेरिंग को सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप यहाँ फिट होइए और फिर आप एक अनदर एलिमेंट, जो रोटेटिंग एलिमेंट हमारा शाफ्ट है, उसको सपोर्ट करिए, उसको रोटेट करने में मदद कीजिए। तो वो माउंटिंग फ्लेंज कहलाते हैं। बेरिंग में होता क्या है बेसिकली, बेरिंग इम्पोज्ड द प्रेशर इम्पोज्ड ऑन इट एंड शुड परमिट द अदर सरफेस टू मूव विद अ फ्रिक्शन एंड वियर। अगर हमारे पास बेरिंग्स हैं तो बेरिंग पे क्या लगने लगता है, एक तरह का लोड लगता है, और जब बेरिंग पे लोड लगता है तो वो क्या करता है, जो आपकी जो बेरिंग्स हैं, जैसे ये हमारी बेरिंग्स हैं, जब यहाँ पे लोड लगने लगेगा तो इस सरफेस पे लोड लग रहा है तो वो इनर सरफेस को शाफ्ट के साथ क्या करेगी, रोटेट करने में मदद कराएगी। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्रेशर इम्पोज्ड ऑन इट। प्रेशर इम्पोज्ड ऑन इसका मतलब इस बेरिंग की सरफेस पे, आउटर रेस पे प्रेशर लगा, और जब प्रेशर लगा, ये लोड लगा आपका, तो परमिट द अदर सरफेस टू मूव विथ अ फ्रिक्शन एंड वियर। तो ये बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब इस पे लोड लगता है, रेडियल लोड लगता है, तो वो एक सरफेस पे रेडियल लोड लग रहा है तो वो अनदर सरफेस को क्या कर देता है, परमिट करता है, अलाउ करता है कि अनदर सरफेस क्या करे, मूव करे। अनदर सरफेस क्या करे, मूव विथ अ फ्रिक्शन एंड वियर। अब यहाँ पर लोड का मतलब, जैसे कार है आपकी, तो कार की जो एक्सल असेंबली है, व्हील असेंबली है, तो कार का पूरा लोड व्हील्स पे जा रहा है, और वहाँ पे जब लोड पड़ रहा है तो अब व्हील्स को रोटेट होने के लिए, तो वहाँ पे व्हील पे लोड भी आ रहा है एक्सल असेंबली पे, जो व्हील पे लग रहा है, तो अगर ये लोड लगता रहेगा तो रोटेट कैसे करेगा, तो इसलिए हमने व्हील्स में क्या लगाया, एक्सल असेंबली के साथ बेरिंग्स लगाई। तो जो लोड लगने के साथ वो उस एक्सल असेंबली को परमिट करता है कि वो रोटेट भी करे। एक्सल असेंबली पे ही आपका लोड लग रहा था, लोड लगने लगा तो बेरिंग्स ने उस लोड को सपोर्ट किया, और सिर्फ उस लोड को सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि क्या किया, आपको ये भी अलाउ किया कि वो एक्सल असेंबली मूव करे विथ अ फ्रिक्शन या वियर, मतलब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा और वियर होगा, तो उस असेंबली को मूव करने की भी परमिशन देता है। इसलिए हमें बेरिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बोला गया है कि प्रेशर इम्पोज्ड ऑन इट, मतलब बेरिंग की जो सरफेस है उस पर प्रेशर लग रहा था। यहाँ पे हमने इस प्रेशर की बात की या लोड की बात की, एक तरह का रेडियल लोड लग रहा था, और फिर उसने क्या किया है कि एंड शुड परमिट द अदर सरफेस टू मूव विथ अ फ्रिक्शन एंड वियर। और फिर उसने क्या किया, मतलब ये आउटर रेस वगैरह में एग्जाम्पल लें तो ये आउटर रेस पे क्या कर रहा है, लोड लगने लगा, और ये इनर रेस क्या करेगा, शाफ्ट के साथ क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो हमने क्या देखा कि बेरिंग एक ऐसी सरफेस है
जो कि सपोर्ट भी करती है और खुद भी सपोर्टेड होती है किसी अनदर सरफेस के द्वारा। और बेरिंग को लगाने से जहाँ पे लोड कैरिंग मेंबर्स हैं, रोटेटिंग एलिमेंट्स हैं, तो वो लोड भी एक्ट कर रहा होता है और जो रोटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको रोटेट करने की क्या करता है, मतलब परमिशन देता है, उनको हेल्प करता है कि लोड भी लगे लेकिन रोटेट भी करें, और विथ अ लिटिल फ्रिक्शन और वियर, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा। अब ये फ्रिक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, जो यहाँ पर इनर रेस है और ये जो शाफ्ट असेंबली है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब बेरिंग्स में ये जो फ्रिक्शन लगता है तो ये बेसिकली क्या है कि दो तरह के यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहे हैं या दो तरह का मूवमेंट हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है आपका रोलिंग मूवमेंट या रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पर, तो जब जो सरफेस एरिया है, जो शाफ्ट का सरफेस एरिया है, ये जो शाफ्ट है आपकी, या एक्सेल असेंबली बोल दीजिए व्हील्स के टर्म्स में, तो या फिर शाफ्ट बोलिए, तो ये जो शाफ्ट है और ये जो इनर रेस ऑफ द बेयरिंग है, इनर रेस ऑफ द बेयरिंग है, जब इनके बीच में जो कांटेक्ट एरिया होगा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसे हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और वहाँ पर जो मूवमेंट है शाफ्ट और इनर रेस के बीच में वो स्लाइडिंग मूवमेंट होगा और उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। तो जो प्लेन बेयरिंग्स होती हैं उनके केस में ये जो फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब द फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड द इनर रेस ऑफ द बेयरिंग वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द बॉल बेयरिंग के कंपेयर। ये बॉल बेयरिंग है, यहाँ पे जो शाफ्ट असेंबली होगी और जो इनर रेस होगा उसके बीच में कांटेक्ट एरिया एज कम्पेयर टू द प्लेन बेयरिंग के क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो है ये जो आपका यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा और यहाँ पे रोलिंग मूवमेंट ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम जो प्लेन बेयरिंग होती है उन्हें एंटी फ्रिक्शन, जो बॉल बेयरिंग होती है उन्हें एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहते हैं। प्लेन बेयरिंग के केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है। तो ये दो तरह के जो मूवमेंट होते हैं, एक स्लाइडिंग मूवमेंट और एक रोलिंग मूवमेंट। स्लाइडिंग मूवमेंट स्पेशली इन केस ऑफ द प्लेन बेयरिंग्स होगा। प्लेन बेयरिंग का मतलब ये जो रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये जो स्टील बॉल्स के फॉर्म में रोलिंग एलिमेंट्स हैं प्लेन बेयरिंग में नहीं होते, वो सिंपल प्लेन बेयरिंग्स होती है। एक सिंपल मेटालिक पीस होता है ये जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है या रोलिंग मूवमेंट हो रहा है। स्लाइडिंग मूवमेंट में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा शाफ्ट के बीच में और इनर रेस ऑफ द बेयरिंग के बीच में। रोलिंग मूवमेंट में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रोल आउट कर रही होती है, उनके बीच में फ्रिक्शन एरिया कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए इसको हम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं। जो हमारी बॉल बेयरिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं। अब बेयरिंग्स पे जो लोड लग रहा होता है वो कैसा लग रहा होता है, एक रेडियल लोड लगता है और एक थ्रस्ट लोड लगता है। रेडियल लोड जो लगता है वो उसकी आपके रेडियस के अलोंग लगेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब रेडियल लोड जो है हमेशा उसके रेडियस के अलोंग लगेगा। और थ्रस्ट लोड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन है। ये हमने फ्रंट व्यू लिया है और ये साइड व्यू लिया है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो थ्रस्ट लोड है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, इसके फेस पर कहीं पर ये जो हिस्सा है, ये अगर इसे थोड़ा सा अगर हम क्या करते हैं सील से ढक देंगे तो ये इसका जो एरिया होगा वो फेस एरिया कहलाएगा। तो फेस पे जो लोड लगता है विथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसे थ्रस्ट लोड बोलते हैं या एक्सियल लोड बोलते हैं। रेडियल लोड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो दो तरह के लोड लगते हैं बेसिकली, और इन्हीं दोनों के जब थ्रस्ट लोड लग रहा है फिर रेडियल लोड लग रहा है तो रिजल्टेंट जो नेट इफेक्ट जनरेट होगा जो हेल्प करेगा शाफ्ट को रोटेट कराने में। तो जो बॉल बेयरिंग्स हैं, जो आपकी बॉल बेयरिंग्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो बेसिकली आपकी रेडियल लोड भी लेती हैं और थ्रस्ट लोड भी लेती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखें, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की बेयरिंग्स हैं।
अब ये बॉल बेरिंग है, ये इसका क्या कहलाएगा, इनर डायमीटर कहलाएगा, ये इसका आउटर डायमीटर कहलाएगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे आउटर रिंग भी कहते हैं या आउटर रेस भी कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो इनर रेस कहलाएगा। अब इसके बीच में क्या लगे हुए हैं, ये स्टील बॉल्स लगे हुए हैं, ये सब दिख रहा है। और स्टील बॉल्स के बीच में जो स्पेस है उसे वहाँ पर क्या लगा हुआ है, वहाँ पे आपका सेपरेटर्स लगा हुआ है। और कुछ जगहों पर सेपरेटर्स की जगहों पर केज भी रहते हैं, उन्हें केज भी कहते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपका, ये वाला हिस्सा सेपरेटर्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बॉल बेरिंग्स जो हैं, और ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फेस ऑफ द बेरिंग, इसे हम कहते हैं फेस ऑफ द बेरिंग। अब देखो यहाँ थ्रस्ट बेरिंग के केस में जो इसे प्योर एक्सियल लोड लेती है, जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम लोड इसी के अलॉन्ग पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे ये डबल डबल क्यों दिख रहा है। देखो बॉल बेरिंग्स हैं या रोलर बेरिंग्स हैं, पहले देख लें डिफरेंट टाइप्स की। देखिए रोलर बेरिंग्स हैं, इसमें जो रोलिंग एलिमेंट है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये टेपर्ड है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है, इसलिए इसे टेपर्ड रोलर बेरिंग कहते हैं। ये निडल रोलर बेरिंग है आपकी, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में फिट होती है। फिर एक होती है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है। अब इन बेरिंग्स में क्या है कि देखिए यहाँ पर बेरिंग्स को लुब्रिकेशन देने के लिए पॉइंट भी दिया रखा है। ये माउंटिंग है जिसके अंदर ये बेरिंग इंस्टॉल की गई, तो इस माउंटिंग ने क्या किया, बेरिंग को सपोर्ट किया। फिर ये बेरिंग क्या करेगी, यहाँ पे जो शाफ्ट लगेगी उसको सपोर्ट करेगी। जो हम लोगों ने अभी बात पढ़ी थी कि बेरिंग इज एनी सरफेस विच सपोर्ट और इज सपोर्टेड बाय अनदर सरफेस, तो यहाँ पे वो बात दिख रही है कि बेरिंग को सपोर्ट करने के लिए माउंटिंग लगी थी। ये पूरा ब्लॉक है बेरिंग ब्लॉक, ये माउंटिंग जिसे कहते हैं उसने बेरिंग को सपोर्ट किया, और बेरिंग ने फिर यहाँ पे लगने वाली शाफ्ट को सपोर्ट करेगा। तो इस तरह का बेरिंग एक सरफेस है। तो अब ये जो बॉल बेरिंग्स होती हैं वो सिंगल रो में भी आती हैं और डबल रो में भी आती हैं। जो डबल रो में आती हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग है। अब यहाँ पे ये रोलर्स के फॉर्म में है, यहाँ देखो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है। तो मतलब एक सिंगल रो, ये देखो यहाँ पे भी डबल हो। तो ये डबल का चक्कर क्या है, डबल का चक्कर ये है कि ये अपने आप को अलाइन कर सकती है, ये बिल्कुल रिजिड है, ये फिक्स है। जो भी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ना इधर खिसकेगी, ये ना इधर खिसकेगी, वरना हम कह देंगे कि बेरिंग्स में प्ले हो गया, तो ये अनवांटेड क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि प्ले हो गया, क्योंकि इनको इतना मूवमेंट दिया गया। क्यों दिया गया, मान लिया कि बेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर है आपका, वहाँ से कोई शाफ्ट आ रही है और वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर टिल्ट हो गया है, और बेरिंग से जो बेरिंग के साथ अलाइनमेंट है इसके ब्लॉक के साथ वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो अगर वहाँ पे सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेरिंग लगेगी तो वो क्या करेगी, उस मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट को एडजस्ट कर लेगी अपने अंदर में। अगर ये फिक्स एक रिजिड बेरिंग रहेगी तो यहाँ पे ये क्या करने लगेगा, घिसने लग जाएगा, ये हिस्सा जो है इनर रेस का वियर आउट होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे ही शाफ्ट थोड़ी सी अगर मिस अलाइन होती है तो ये अपने पोजीशन को अंदर ही क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी और शाफ्ट के साथ क्या कर जाएगी, अलाइन कर जाएगी। इसलिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। ये फिर आपका है टेपर्ड रोलर बेरिंग। देखो यहाँ पे भी सेपरेटर्स लगे हैं, और ये जो टेपर्ड रोलर क्यों है, क्योंकि ऊपर तक जाते हैं तो टेपर हो जा रहे हैं रोलर, ये प्योर सिलेंड्रिकल नहीं है, टेपर्ड फॉर्म में है। और ये आपकी क्या कहलाती है, थ्रस्ट बेरिंग कहलाती है। अब देखो इसके जो इनर रेस हैं और ये आउटर रेस का चक्कर ही नहीं है। इनर रेस ये आपको इनर ग्रूव या आउटर ग्रूव, और इन दोनों के बीच में ये फिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, देखो इन्हें हम स्टील बॉल्स कहते हैं, ये सेपरेटर्स होते हैं। देखो यहाँ पे भी ये सब दो सिलेंडर्स के बीच में सेपरेटर्स लगे हैं, कहीं कहीं पे उन्हें केज भी बोला गया है। और ये इनर रेस हो गया, ये आउटर रेस हो गया, ये इनर डायमीटर हो गया, ये आउटर डायमीटर हो गया, ठीक है। ये इसका फेस ऑफ द बेरिंग हो गया। ये जो हिस्सा कहलाएगा, जो आपको फ्रंट से दिख रहा है सामने से, ये हिस्सा क्या कहलाता है, फेस ऑफ द बेरिंग। अगर हम बेरिंग्स की लोकेशन देखें, जैसे ये देखो ये टेपर्ड रोलर बेरिंग है, जनरली ये कॉम्बो में मतलब पेयर में यूज़ की जाती है। ये आपकी व्हील असेंबली है किसी एयरक्राफ्ट की, उसमें देखिए तो यहाँ पे हमने टेपर्ड रोलर बेरिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है। थैंक यू।